नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो कुछ नया वैकेंसी जो आया हुआ बीपीएससी का असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का, उसका हम कुछ जो पेपर 1 तो आपका बच्चे जनरल स्टडीज आएगा, वो तो आप पढ़ ही लेंगे। जनरल स्टडीज़ में तो लगभग सब सिलेबस में रहता है, आप देख सकते हैं। लेकिन पेपर 2 का जो है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस एवं तरल जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसका कैसे प्रबंधन करना है, उससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू लेके आए हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर बताइए कि उसका ऑब्जेक्टिव हम तैयारी किस प्रकार से करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा एग्जाम, तो उसका हम प्रिपरेशन क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, बिल्कुल नया है बच्चे। ये इंजीनियरिंग का टॉपिक है, जो भी आप वेस्ट मैनेजमेंट है ये इंजीनियरिंग का टॉपिक है, इसलिए तो इसमें सिविल इंजीनियर वाला स्टूडेंट सब भर रहा है। ठीक, केमिस्ट्री में भी बहुत हल्का फल्का इसके बारे में दिया हुआ है, केमिस्ट्री ग्रेजुएशन में बहुत कम है, तो थोड़ा ये डिफ़िकल्ट तो टॉपिक है ही। उसी से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू लाए हुए हैं जो बिल्कुल रेलिवेंट है बच्चों को, इधर उधर से नहीं, पूरा रिसर्च करके हम 2-3 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाए इस पर, इसीलिए हम रिसर्च कर रहे थे लगातार इस पर कि क्या दें। कुछ गलत तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, तो रेलिवेंट टॉपिक जो बिल्कुल आपके काम आएगा, क्या क्या पढ़ना है इससे आपको पता चल जाएगा, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या क्वेश्चन रह सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या रह सकता है। क्योंकि इसका पहले तो एग्ज़ाम हुआ नहीं था, जो आप ओवरलुक देख सकते हैं प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख ले और तैयारी करना स्टार्ट कर दे। पहले तो ये एग्ज़ाम हुआ नहीं है बच्चे, तो एकदम नया है तो आपको, लेकिन सिलेबस तो आपके सामने एकदम रिवेल है, उजागर है कि कहाँ से पढ़ना है। सॉलिड और लिक्विड वेस्ट यही पढ़ना है, जो ठोस और द्रव है, वेस्ट जो है होता है, इसका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो आइए कुछ जो है क्वेश्चन हम उसी से रिलेटेड रिलेवेंट कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा और इसके बाद आप अपने से भी तैयारी कर सकते हैं, या हम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन ऐसे ही एमसीक्यू को फॉर्मेट में चलाते रहेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। हाँ, कंटेंट जरूर इंग्लिश में है, ये जो कंटेंट हम अभी सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जरूर इंग्लिश में। कुछ बच्चों को इंग्लिश से परेशानी होती है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे एकदम हिंदी में समझाएंगे। जो एग्ज़ाम होगा आपका बाइलिंगुअल फॉर्मेट होना था, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो ये जो वेस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक है बच्चे, ये चीज़ हिंदी में तो उतना अच्छे से समझा ही नहीं जा सकता है। इसका जो टर्मिनोलॉजी, जो शब्द आप सुनेंगे आगे देखेंगे, जो टर्मिनोलॉजी शब्द वगैरह सब यूज होता है, पायरोलाइसिस, इंसिनरेशन, वो हिंदी में भी पैरोलाइसिस को पैरोलाइसिस ही तो लिखा जाता है और होता भी है हिंदी में, तो उसका थोड़ा ट्रांसलेशन बड़ा होता है। तो इंग्लिश में ही ये सब जो टर्मिनोलॉजी है, साइंस जो आगे है, या ये सब चीज़ इंग्लिश में ही थोड़ा सुविधा होता है, समझ जाएंगे, कोई भारी चीज़ नहीं है, अच्छे से हम समझाएंगे, कोशिश करेंगे। आप देखें, अंत तक देखें जरूर, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एरोबिक मेथड ऑफ मैकेनिकल कंपोस्टिंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया इज कॉल्ड। एरोबिक मेथड, एरोबिक का मतलब होता है कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है आपके पास, अपशिष्ट पदार्थ है कोई बच्चे, उसको हमको कंपोस्ट का मतलब क्या है, कंपोस्ट के बारे में 6, 7, 8, 9, 10 सब क्लास में पढ़ाया जाता है। कंपोस्ट मतलब क्या, खाद बनाने की प्रक्रिया, उसी को कंपोस्ट कहते हैं बच्चे। ठीक, तो जो मैकेनिकल कंपोस्टिंग का जो प्रैक्टिस है, मतलब किया जाता है अपने यहाँ इंडिया में, उसका एरोबिक मेथड क्या है। 2 मेथड होता है, एक एरोबिक होता है, एक एनएरोबिक होता है। एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं एरोबिक, और जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में प्रोसेस होता है, अनुपस्थिति में, उसको कहते हैं एनएरोबिक। ठीक, तो एरोबिक प्रोसेस जो एरोबिक मेथड अपने यहाँ प्रैक्टिस में लिया जाता है, वो कहाँ का मेथड है, तो इंदौर मेथड है। कहाँ का बच्चे, इंदौर मेथड, ध्यान रखें, इंदौर मेथड। इसको और एक्सप्लेन में देखते हैं। देखिए, देयर आर मेनली 2 मेथड, इंदौर एंड बेंगलोर मेथड। 2 मेथड है अपने यहाँ इंडिया में, एक इंदौर मेथड, एक बेंगलोर मेथड है। अडॉप्टेड इन इंडिया फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। जो भी ठोस अपशिष्ट पदार्थ है, जो भी सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट घर से भी निकलता है, इंडस्ट्री से निकल सकता है, बड़े बड़े फैक्ट्री वगैरह से निकल सकता है, कहाँ से नहीं निकलता है वेस्ट। धरती पर इतना ने जनसंख्या हो गया है कि कुछ है नहीं, वेस्ट पूरे मतलब पूरी धरती पर फैला ही हुआ है। अंतरिक्ष में भी पूरा जो है वेस्ट वगैरह सब आप भी सुनते होंगे कि अंतरिक्ष में भी जो कचरे की सफाई करना है, नासा अंतरिक्ष में कचरे की सफाई करेगा, मतलब इतना पूरा धरती कचरा से भरा हुआ है। ठीक, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है इंसान के लिए, धरती पर आने के लिए, क्योंकि ये इंसान का ही किया हुआ है। ठीक, तो उसी को एक बहुत बहुत प्रॉब्लम है कि इसको कैसे हम इसे ओवरकम पाएँ, ओवरकम करें, नहीं तो जीना हराम हो जाएगा। बिल्कुल बच्चे, आज जो आप अपने आसपास देखते हैं तालाब, पूरी तालाब एकदम गंदगी से भरा हुआ है। गंगा नदी के बारे में प्रत्येक साल कुछ न कुछ, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में सरकार चाहती है उसको साफ़ करे, लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा फैलाने वाला है, साफ़ करने वाला कम है, फैलाने वाला, गंदगी फैलाने वाला ज़्यादा है।
तो उस पर सरकार काम कर रही है, अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा विषय है। ठीक, adopted India for decomposition of solid waste generated. The main difference between इंदौर मेथड एंड बेंगलोर मेथड। इंदौर मेथड और बेंगलोर मेथड में क्या मतलब, इंदौर मेथड बेंगलोर मेथड क्या है, अच्छे से समझ लें। इंदौर मेथड बेंगलोर मेथड में ये क्या है अपने आप में, तो सॉलिड वेस्ट, जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, मतलब वेस्ट को कम किस प्रकार से किया जाए, उसको प्रबंधन करने का तरीका बताता है। तो दो मेथड है, एक इंदौर मेथड है, एक बेंगलोर मेथड है। ठीक, डिकम्पोजिशन ऑफ म्यूनिसिपल सीवेज वेस्ट देखते हैं इज गिवन बिलो। अब देखिए इंदौर मेथड में क्या होता है, बेंगलोर मेथड में क्या होता है। ये क्वेश्चन इंदौर मेथड बेंगलोर मेथड का क्वेश्चन अक्सर न्यूज़पेपर में आते रहता है, एग्जाम सब में भी, इंजीनियरिंग के एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इंदौर मेथड में क्या है डिफरेंस और बेंगलोर मेथड में। डिकम्पोजिशन ऑफ MSW मतलब म्यूनिसिपल जिसको कहते हैं म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। डिकम्पोजिशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बाय कंपोस्टिंग इज डन एरोबिकली। जो इंदौर मेथड है बच्चे, इंदौर मेथड में क्या करता है, जो भी आपका सॉलिड वेस्ट है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जितना भी सॉलिड वेस्ट है, आप देखते हैं आपके भी मोहल्ले में हो सकता है आता होगा कचरा ढोने वाला गाड़ी, वो जो गाड़ी क्या करता है सब म्यूनिसिपल में ले जाता है, मतलब नगर निगम के पास ले जाता है और वो उसका डिकम्पोजिशन करता है। ठीक, तो ये दो प्रकार का तरीका है, या तो इंदौर मेथड करेगा या बेंगलोर मेथड। तो इंदौर मेथड में अगर डिकम्पोजिशन कर रहा है तो वो इसको एरोबिकली इसको डिकम्पोज करता होगा। एरोबिकली मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और बेंगलोर मेथड में क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, MSW का मतलब म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बाय कंपोस्टिंग इज डन एनएरोबिकली। ये डिफरेंस है, बेंगलोर मेथड एनएरोबिकली है और इंदौर मेथड एरोबिकली है। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन हो सकता है कि कहाँ एरोबिक था कहाँ एनएरोबिक था। तो इंदौर मेथड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में था, और जो बेंगलोर मेथड है वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में है। ठीक, एनएरोबिक है। और डिफरेंस देखते हैं, डिकम्पोजिशन टेक्स 2 से 3 मंथ। जो इंदौर मेथड में डिकम्पोजिशन है, कोई भी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है MSW, उसके डिकम्पोजिशन मतलब बिल्कुल सड़ा गला दिए उसको, उससे नया चीज़ बनाए, या उसको ह्यूमस बना लिए, मेन्योर बना लिए, फर्टिलाइजर बना दिए, तो उसमें पूरा प्रोसेस में 2 से 3 महीना लगता है। ठीक, अगर बेंगलोर मेथड में बच्चे इसमें 5 से 6 महीना लग जाता है। कितना, 5 से 6 महीना लगता है इसके डिकम्पोजिशन में, कंप्लीट डिकम्पोजिशन में। और डिफरेंस देखते हैं, इंदौर में मिक्सिंग इज इंश्योर आइदर मैकेनिकली और मैनुअली। जो इंदौर मेथड है, इंदौर मेथड एरोबिकली था बच्चे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसमें मिक्सिंग बार बार जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, म्यूनिसिपल वेस्ट जो भी है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो भी है, उसमें बार बार मिक्सिंग करना पड़ता है, मतलब उलट फेर करना पड़ता है, उसको नीचे ऊपर करना पड़ता है, ताकि उसमें ऑक्सीजन आसानी से जा पाए। या तो आप मैकेनिकली करें, मशीन द्वारा कर सकते हैं, या मैनुअली, या कोई आदमी अगर बेहतर लेबर लगा के भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन जो एनएरोबिकली है बेंगलोर मेथड, वहाँ मिक्सिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ मिक्सिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये डिफरेंस था। इंदौर मेथड बेंगलोर मेथड अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है म्यूनसिपल डिपार्टमेंट में हो सकता है जॉब लगेगा, तो हम पूछ सकता है कि इंदौर मेथड बेंगलोर मेथड मतलब सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज करने का 2 ही मेथड ही है। आपसे पूछ सकता है कि बताइए इंदौर मेथड में क्या करेंगे और बेंगलोर मेथड में क्या करेंगे। तो इंदौर मेथड में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो भी सॉलिड वेस्ट है, ठोस अपशिष्ट पदार्थ है, उसका डिकम्पोजिशन करेंगे। बेंगलोर मेथड में ऑक्सीजन के अब्सेंस में। ठीक, बेंगलोर मेथड में आपको मिक्सिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इंदौर मेथड में आपको मिक्सिंग की आवश्यकता है। इंदौर मेथड 2 से 3 महीना में कंप्लीट डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन बेंगलोर मेथड जो है 5 से 6 महीना लेता है कंप्लीट डिकम्पोजिशन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज टू इंश्योर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन बाय पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज बाय। द बेस्ट मेथड मतलब सबसे बढ़िया तरीका क्या है, डिस्पोजल मतलब क्या, नष्ट करना। डिस्पोजल का मतलब नष्ट करना, निपटारा करना, मतलब उसको हटा देना। ऑफ रिफ्यूज टू इंश्योर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उससे बिल्कुल आप छुटकारा पाना चाहते हैं, बिल्कुल उसको हम नष्ट करना चाहते हैं, तो क्या करें। कोई आपको पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से बात जानते हैं कि पैथोजेनिक मतलब क्या, ऐसा बैक्टीरिया जिससे बीमारी कॉज कर सके। ठीक, जो बहुत सारे बीमारी है, टाइफाइड है बैक्टीरिया के कारण होता है, टाइफाइड है, लेप्रोसी जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं, टाइफाइड साल्मोनेला थाइपी के कारण होता है, लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। बहुत सारा बीमारी ये जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। जैसे अभी कोविड का दौर चल रहा है, तो कोरोना वायरस, ये वायरस है, वायरस को भी अगर डिकम्पोज करना है तो क्या करना, मतलब वायरस को बिल्कुल नष्ट करना है, तो क्या करते हैं, बिल्कुल जला देते हैं। लाश को क्या करता है बच्चे, अभी जो देखते हैं, जो भी मतलब इससे जिनकी भी मृत्यु हो जाती है उनको कहता है बिल्कुल जला दो, लेकिन कुछ आदमी दफनाते भी हैं, दफनाना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल जला दो। तो जलाने से ये क्या होता है,
मतलब पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज टू कम डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अगर पैथोजेनिक बैक्टीरिया को अगर बिल्कुल आप नष्ट करना चाहते तो उसका क्या करें, 4 ऑप्शन है। लैंड डिस्पोजल, मतलब वो ऐसे ही फेंक दे ज़मीन पर, खुले मैदान में ऐसे ही डिस्पोज कर दें, मतलब खुले मैदान में उसको दबा दें। इंसिनरेशन देखिए नया टर्मिनोलॉजी आया है, यही सब है, इंसिनरेशन, पल्वेराइजेशन, ठीक, ये सब आपको सीखना है। इस सब टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आना ही आना है 100%, ये कह देते हैं, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट में इंसिनरेशन, पायरोलाइसिस, पल्वेराइजेशन, ये सब अपने आप में, लीचेट, बेंटोनाइट, ये जो टर्मिनोलॉजी बच्चे, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। बस इस टर्मिनोलॉजी को सीख लें और इससे संबंधित क्वेश्चन सब देख लें, आप सॉल्व कर देंगे। फोर्थ है मैकेनिकल कंपोस्टिंग। तो अगर पैथोजेनिक बैक्टीरिया को बिल्कुल डिस्पोज करना है तो आप इंसिनरेशन, कौन टेक्निक से, इंसिनरेशन टेक्निक आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब इंसिनरेशन क्या होता है वो देखते हैं, आइए। देखिए दोस्तों, इंसिनरेशन यही टर्मिनोलॉजी है। हिंदी में इंसिनरेशन का मतलब भी आपको ऐसे ही समझाएगा, नाम इंसिनरेशन को इंसिनरेशन ही लिखता है वहाँ पर, ओके। जैसे साइंटिस्ट का नाम है, चाहे हिंदी में रहे या इंग्लिश में, नाम तो वही होता है। तो इंसिनरेशन का हिंदी में भी कोई, हमें नहीं लगता है कि कोई इसका अर्थ होगा, इंग्लिश में ही समझना आसान होगा। देखिए, दिस मेथड इन्वॉल्व्स बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इन फर्नेस अंटिल द वेस्ट आर टर्न्ड इनटू एसिड। बस मतलब समझ ले कि इंसिनरेशन का मतलब होता क्या है। तो इस मेथड में क्या है, सॉलिड वेस्ट को ही तो हम मैनेजमेंट करने का तरीका सीख रहे हैं। तो सॉलिड वेस्ट को आप फर्नेस, मतलब क्या, भट्ठी, बड़े भट्ठी में इसको जलाना है, अंटिल, कब तक, जब तक कि वो ऐस, राख में ना बदल जाए। दिस मेथड इन्वॉल्व बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इन ए फर्नेस अंटिल द वेस्ट टर्न्ड इनटू एसिड। मतलब इस मेथड में, इंसिनरेशन के मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको भट्ठी में जला देते हैं जब तक कि पूरी तरह राख में कन्वर्ट ना हो जाए, ओके। तो बस यही इंसिनरेशन का मतलब। जब भी इंसिनरेशन टर्मिनोलॉजी मन में आए, आप समझिए कि सॉलिड वेस्ट को फर्नेस में, मतलब सॉलिड वेस्ट को आप समझ सकते हैं कि आग की सहायता से उसको जला देना जब तक कि वो राख में ना बदल जाए। In this process, the combustible portion of the waste is combined with oxygen, forming carbon dioxide and water, which are released into the atmosphere. मतलब इस प्रोसेस में जो भी कंबस्टिबल वेस्ट का जो भी प्रोसेस है, जो जलने के बाद क्या होता है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर जो एटमॉस्फेयर में अपने आप चला जाता है। इंसिनरेटर्स का मतलब होता है वही जहाँ इंसिनरेशन की प्रोसेस होती है, मतलब भट्ठी एक प्रकार का जिसके अंदर जलाया जाता है। इंसिनरेटर्स आर मेड इन सच ए वे दैट दे डू नॉट गिव ऑफ एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ हीट व्हेन बर्निंग सॉलिड वेस्टेज। मतलब उसको इस प्रकार से बनाया जाता है, आर मेड इन सच ए वे, इस प्रकार से, इस तरीके से बनाया जाता है कि वो ज़्यादा हीट को, मतलब ज़्यादा हीट ना निकाले, ज़्यादा हीट ना रिलीज के लिए, सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए इतना जरूर सफिशेंट होना चाहिए ताकि सॉलिड वेस्ट पूरी तरह एसेज में, राख में बदल जाए, उससे ज़्यादा ना हीट, मतलब इसका मतलब टेम्परेचर देख लेते हैं। सुटेबल टेम्परेचर एंड ऑपरेटिंग कंडीशन आर रिक्वायर्ड टू अचीव फॉर इंसिनरेशन। देखिए, इट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट। जो भी वेस्ट है, जो सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट अगर देखते हैं आप, आपके घर से भी जो कूड़ा कचरा निकलता है, जब निकलता है तो पॉलीथीन भर के निकलता है। अगर वही बच्चे, अगर कोई आदमी अपने घर में आसपास डिकम्पोजिशन, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, मतलब जो भी जिससे मेन्योर बन सकता है, उससे बहुत आदमी मेन्योर बनाता है, तो देखिएगा 6-7 महीना के बाद एकदम वो ह्यूमस बच जाता है, तो उसका क्या, वॉल्यूम कम हो गया। तो इंसिनरेटर में भी क्या होता है कि वॉल्यूम 20 से 30% ओरिजिनल वॉल्यूम से डिक्रीज कर जाता है। दिस मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैन बी डन बाय इंडिविजुअल, म्यूनसिपैलिटीज एंड इवन इंस्टीट्यूशन। इंसिनरेटर का जो तरीका है, कौन कौन कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से आप भी कर सकते हैं, करता ही है बहुत सारे आदमी जो देखते होंगे, बहुत सारे जो मूवी देखते हैं, दस्तावेज, जो भी सबूत मिटाने के लिए क्या यूज़ करता है, ओवन, फर्नेस में क्या करता है, उसको जला देता है। मनी हिस्ट देखे होंगे, मनी हिस्ट में जो वेब सीरीज है उसमें बहुत सारा सबूत मिटाने के लिए वो फर्नेस का यूज़ करता है, फर्नेस में जाके डाल देता है, पूरा उसको पूरी तरह से जला देता है। तो इसका इंडिविजुअल रूप में भी यूज़ होता है, म्यूनसिपैलिटीज़, नगर पालिका वाला यूज़ करता है, और इंस्टीट्यूशंस, जो बराबर इंस्टीट्यूशंस है, जैसे हॉस्पिटल का जो वेस्ट है, हॉस्पिटल का जो वेस्ट निकलता है बच्चे, उसको ऐसे ही जो कूड़ा कचरा फेंक देता है इधर उधर, हो सकता है जानवर चर ले, मवेशी अगर मुंह में ले ले उसको, चाहे हाथ का हो, हैंड ग्लव्स हो, या जो भी मास्क वगैरह अभी सब जितना फेंक रहे हैं, तो इसको फेंकना नहीं चाहिए। इस प्रकार से इंसिनरेट कर सकते हैं, क्या इंसिनरेट कर सकते हैं, तो वो इंस्टीट्यूशन भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, ओके। आगे देखते हैं, एक और देखिए टर्मिनोलॉजी है पल्वेराइजेशन। पल्वेराइजेशन का मतलब होता है पीसना, इसका हिंदी अगर समझना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है पीसना या चूर चूर कर देना, ठीक, बिल्कुल मतलब पाउडर बना देना।
इट रेफर्स टू द एक्शन ऑफ क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। देखिए अगर हिंदी भी समझ जाते हैं तो उसका मतलब समझ जाएंगे कि इसका मतलब होता है इसमें क्रशिंग और ग्राइंडिंग, मतलब बिल्कुल किसी चीज़ को पीसते हैं, कोई सॉलिड को, हैवियर सॉलिड इनटू द लाइटर सॉलिड। अगर कोई भारी सॉलिड है, मतलब बड़ा बड़ा पत्थर के आकार का कोई सॉलिड है, अगर वेस्ट है इस प्रकार का, तो उसको पल्वेराइजेशन मतलब पीस पीस कर छोटा करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर CPCB हाउ मच सॉलिड वेस्ट इज जनरेटेड पर कैपिटा पर डे इन लार्ज सिटीज। CPCB का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है क्योंकि पॉल्यूशन रिलेटेड है, वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड है। CPCB मतलब कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है इसका। ठीक, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार हाउ मच सॉलिड वेस्ट इज जनरेटेड पर कैपिटा पर डे इन लार्ज सिटी, कि बड़े बड़े शहर में जो CPCB है पोल्यूशन से रिगार्डिंग मतलब डाटा रिलीज करती है, तो इसके अनुसार जो लार्ज सिटीज है उसमें प्रति व्यक्ति एक दिन में कितना, पर डे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना कचरा, कितना सॉलिड वेस्ट रिलीज होता है, तो 0.5 kg। कितना, 0.5 kg। डायरेक्ट याद रखिए, ऑप्शन 2 0.5 kg। देखते हैं, देखिए सॉलिड वेस्ट कैन बी कैटेगराइज इन द फॉलोइंग 3 कैटेगरी। जो भी सॉलिड वेस्ट है, ठोस जो अपशिष्ट पदार्थ है, उसको 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला है म्युनिसिपल वेस्ट, दीज इंक्लूड फूड वेस्टेज। म्युनिसिपल वेस्ट में क्या क्या है आपको, फूड वेस्ट है, मतलब खाने से संबंधित जो खाना छूट गया, मान लीजिए बहुत सा खाना, शादी विवाह समय क्या होता है कि बहुत सारा खाना बच जाता है, उसके बाद वो जो बच जाता है खाना वो क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, तो वो वेस्ट रबिश कूड़ा कचरा, एसिड राख, रिसाइड्यूज, डिमोलिशन एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट सब म्युनिसिपल वेस्ट के अंतर्गत आता है। ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट एंड सम स्पेशल वेस्टेज, ये सब म्युनिसिपल वेस्ट के अंदर आता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर क्या है, तो वेस्टेज अराइजिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड इट टिपिकली इंक्लूड रबिश, एसेज, डिमोलिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट एंड सम स्पेशल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट से मतलब जो वेस्ट इंडस्ट्री से निकलता है, जैसे कानपुर में क्या है, चमड़ा फैक्ट्री है, चमड़ा फैक्ट्री से बहुत गंदा स्मेल, या जो भी कह सकते हैं कि चमड़ा को जो पूरा प्रोसेसिंग करता है तो उससे जो वेस्ट निकलता है पूरे नदी को गंदा कर दिया है, तो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसके अंदर कर सकते हैं। हैजार्डस मतलब खतरनाक, हैजार्डस का मतलब होता है बहुत खतरनाक सॉलिड वेस्ट। वेस्टेज डेट पॉज इज सब्सटेंशियल डेंजर, मतलब भारी खतरा जिसके अंदर होता है, ऐसा वेस्ट जिसके अंदर मतलब खतरा तबाही मच सकता है इमीडिएटली और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टू ह्यूमन प्लांट और एनिमल लाइफ, मतलब ह्यूमन के लाइफ के लिए, मानव के लिए, प्लांट के लिए या एनिमल के लिए, जानवर के लिए भी खतरा कर सकता है। ये इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है अगर इसको खुले में छोड़ दिया जाए, इसका वेस्टिंग सही से नहीं हो पाए, प्रबंधन सही से नहीं हो पाए, तो ये अपने आप में खतरनाक हो सकता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, केमिकल्स, बायोलॉजिकल वेस्ट, फ्लेमेबल वेस्ट एंड एक्सप्लोसिव, जो भी फ्लेमेबल वेस्ट है, एक्सप्लोसिव सब है, उसको मतलब ये इसके हैजार्डस वेस्ट के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे आप जानते होंगे कि जो भी थर्मल पावर प्लांट नहीं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब यूरेनियम वगैरह का यूज़ किया जाता है। ठीक, उससे जो बाद में वेस्ट बनता है उससे भी कुछ न कुछ जो रेडिएशंस निकलते रहता है, उसके वेस्ट से भी रेडिएशंस निकलते रहता है, तो उसका डंपिंग कैसे किया जाता है, उसका जो डंपिंग है उसको ज़मीन के भीतर, जो तरीका है जो मतलब बुक्स वगैरह में लिखा रहता है, इस प्रकार से करना चाहिए। जो नियम है, करता है नहीं करता वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो नियम है कि उसका जो डंपिंग कैसे करना है, ज़मीन के नीचे 500 मीटर गड्ढा खोद के और उसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के उसको छोड़ देना है। 500 मीटर नीचे, बताइए, ज़मीन से 500 मीटर नीचे गड्ढा खोद के एयर टाइट कंटेनर में डाल के तब छोड़ दो, तब उसका सही से मतलब प्रबंधन हुआ, मैनेजमेंट हुआ। यह है रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए। तो वो हैजार्डस वेस्ट बचे क्योंकि उससे मतलब रेडिएशंस वगैरह सब निकलते रहता है। अगर ऊपर में उसको हम दफना दिए, फेंक दिए, तो रेडिएशंस निकलेगा, और रेडिएशंस क्या होता है, डेंजरस रेडिएशंस होता है, बीमारी कर सकता है, एक्सरे वगैरह सब निकलता है, कैंसर कर सकता है। देखते हैं, एज पर CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, इसके अनुसार देखिए सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन स्मॉल सिटीज़ में, जो छोटे शहर में कितना सॉलिड वेस्ट पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 0.1 kg, मतलब 100 ग्राम के आसपास। ठीक, और वही सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन मीडियम सिटीज़, जो मध्यम शहर है उस वहाँ पर 300 से 400 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रिलीज होता है। और जो लार्ज सिटीज़ वहाँ पर 0.5 kg, ध्यान रख सकते हैं, आधा किलो प्रति व्यक्ति हाफ के जी कहाँ रिलीज होता है, तो लार्ज सिटीज़ में प्रति व्यक्ति 300 से 400 ग्राम, जो मीडियम सिटीज है वहाँ पर प्रति व्यक्ति 300 से 400 ग्राम रिलीज होता है। और जो सिटीज मतलब छोटा
छोटा शहर है वहाँ पर प्रति व्यक्ति 100 ग्राम वेस्ट डेली रिलीज होता है CPCB के अनुसार, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये फुल फॉर्म ध्यान रखे बच्चों, हो सकता है पूछ ले। ओके, क्या पूछेगा नहीं पूछेगा कोई नहीं जानता है, लेकिन सॉलिड और वेस्ट से संबंधित जितना भी टॉपिक है, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट से संबंधित जितना भी टॉपिक है वो सभी को आपको पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम C/N, C फॉर कार्बन, C फॉर क्या होता है कार्बन बच्चे, N फॉर नाइट्रोजन। द मैक्सिमम कार्बन नाइट्रोजन रेशियो इन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोस्टेज, जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोस्ट है उसमें कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो कितना होता है, तो 20:1। कितना, 20:1। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो कितना है, तो कार्बन कितना है 20 और नाइट्रोजन कितना है 1। ठीक है, 20:1 का रेशियो चलता है उसमें, ध्यान रखें, डायरेक्ट ध्यान रखें बच्चे। देखिए हम आपको बस ये टॉपिक बता रहे हैं, जैसे कार्बन नाइट्रोजन रेशियो यहाँ पर आ गया, ये चीज़ अभी देख लिए। इससे पहले हम इंसिनरेशन आप उससे संबंधित आपको जहाँ भी आपको नॉलेज मिले वो पढ़िए। पल्वेराइजेशन को हम देखें, वो आपको पढ़ना चाहिए। इंदौर मेथड, बेंगलोर मेथड, जो सॉलिड वेस्ट को मैनेजमेंट करने का तरीका है वो सब आपको पढ़ना चाहिए। ये सब टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्योंकि जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड यही सब चीज़ें हैं बच्चे, तो इसी सबसे क्वेश्चन बनने की संभावना है ज़्यादा। ओके, अब ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आराम से सबको हम हिंदी में समझाते हैं, देखिए। पायरोलाइसिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। पायरोलाइसिस, देखिए, पायरो का मतलब होता है हीट, लाइसिस मतलब तोड़ना, मतलब किसी चीज़ को हम हीट की सहायता से तोड़ते हैं, उसी को कहते हैं पायरोलाइसिस। तो क्या आपसे पूछ रहा है कि पायरोलाइसिस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है विच टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो क्या ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, अनुपस्थिति में होता है, ठीक। या पायरोलाइसिस एंडोथर्मिक प्रोसेस है विच टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। थर्ड स्टेटमेंट है पायरोलाइसिस एंडोथर्मिक प्रोसेस है जो कि अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा, जहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन है वहीं पायरोलाइसिस अच्छे से हो पाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है कंबसन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कंबसन के बारे में पढ़े होंगे, कंबसन मतलब क्या, जलाना, कंबसन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है विच टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कंबसन तो बच्चे 6-7 के क्लास में पढ़ाया जाता है, जो दहन है कंबसन, वो एकदम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कंबसन हो सकता है। किसी चीज़ को आप जला सकते हैं, जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो किसी चीज़ को जला ही नहीं सकते हैं। तो कंबसन तो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन करेक्ट है, तो 4 में से तो एक ऑप्शन को हम बिल्कुल इनकरेक्ट कर दिए बच्चे, ये तो गलत है, हमसे करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो देखिए पायरोलाइसिस, देखिए इसका आंसर पायरोलाइसिस एंडोथर्मिक प्रोसेस, ध्यान रखें, पायरोलाइसिस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक 2 प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक में हमें हीट देना पड़ता है, एंडोथर्मिक बच्चे हमें हीट देना पड़ता है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है, किसी फॉर्म में हो सकता है, लाइट के फॉर्म में भी हो सकता है या कोई और फॉर्म में, एनर्जी जो है हीट एनर्जी रिलीज होगा। एक्सो मतलब बाहर है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है, एंडोथर्मिक में हीट हमें देना पड़ता है। तो आप थोड़ा इसके स्टेटमेंट से भी समझ सकते हैं, जैसे हम बताए थे पायरोलाइसिस, पायरो मतलब हीट, लाइसिस मतलब तोड़ना, मतलब हीट के मदद से उष्मा के मदद से किसी चीज़ को आप तोड़ रहे हैं। तो हीट तो आप दे रहे हैं ना बच्चों, हीट तो दे रहे हैं, तो जब किसी हम देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। पायरोलाइसिस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन वो काम करता है तो टेक्स प्लेस इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहीं आपको मतलब गलती और सही करने का, आपको यहीं से गलती और सही करवा सकता है, ठीक, गलती करवाने का चांसेस यहाँ है। आपको ध्यान अगर नहीं रहेगा कि पायरोलाइसिस ऑक्सीजन का अब्सेंस या प्रेजेंस में होता है तो गलती हो सकता है। तो 2 चीज़ ध्यान रखें, पायरोलाइसिस एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये तो आपको ऐसे ही ध्यान रह जाएगा अगर बात को थोड़ा डीपली सोचिएगा। पायरोलाइसिस मतलब हीट के मदद से किसी चीज़ को तोड़ना, थर्मल डिकम्पोजिशन जिसको कहते हैं, हीट के मदद से तोड़ना, ठीक। तो हीट हमको देना पड़ेगा बच्चे, तोड़ना है आपको, हीट देना पड़ेगा, तो अपने आप में एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। और ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन के अब्सेंस में, ठीक, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ध्यान रखेंगे। देखिए और देखते हैं, पायरोलाइसिस इट इज द प्रोसेस इन विच मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर अपॉन हीटिंग इन एन ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर स्प्लिट थ्रू ए कंबसन ऑफ थर्मल क्रैकिंग एंड कंडेंसेशन रिएक्शन इनटू गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड फ्रैक्शन। मतलब एक प्रोसेस है, इट इज ए प्रोसेस जिसमें मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर,
किसको हम तोड़ते हैं? जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, बराबर सॉलिड वेस्ट के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको हम तोड़ते हैं अपन हीटिंग करने के बाद तोड़ते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के फ्री एटमॉस्फेयर में, ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ ऑक्सीजन ना हो। तो पायरोलाइसिस कराने के लिए एक बड़ा चैम्बर होता है, मतलब एक प्रकार समझ सकते हैं मशीन होता है, उसके अंदर करते हैं। जैसे इंसिनरेटर देखे थे, इंसिनरेशन करने के लिए इंसिनरेटर होता है, उसी प्रकार पायरोलाइसिस करने के लिए पायरोलाइसिस का एक मशीन भी होता होगा, ठीक, जहाँ पर ऑक्सीजन की बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं चाहिए। जैसे बच्चे आप कभी प्रेशर कुकर के बारे में तो सभी बच्चे प्रेशर कुकर को देखे होंगे, अपने घरों में ऑब्जर्व किए होंगे, बहुत तो उस पर खाना भी बनाते होंगे। और प्रेशर कुकर में क्या करते हैं, आपको जो भी सामान चावल वगैरह डाल देते हैं, बिल्कुल एयर टाइट कर दिए और उसको हीट देते हैं, नीचे से हीट दे रहे हैं, ठीक, गैस से। जब गैस उसमें डालते हैं तो एकदम प्रेशर डेवलप होता है, वहाँ पर अपने आप प्रेशर बंद, मतलब वाटर जो बॉयल होता है, बाहर से कोई ऑक्सीजन अंदर जा नहीं रहा है, बाहर से कोई ऑक्सीजन जा नहीं रहा है, तो बिल्कुल जो है चावल एकदम पक जाता है, ठीक। वहाँ ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो रहा है, बिल्कुल एयर टाइट चैम्बर है। उसी प्रकार से जहाँ पायरोलाइसिस होता है वो भी अपने आप में एक एयर टाइट चैम्बर होता है, इसलिए वहाँ ऑक्सीजन नहीं जाता है। और थर्मल क्रैकिंग मतलब हीट की मदद से उसको क्रैक करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, किस में, टूटने के बाद वो गैस में बदल सकता है, लिक्विड में और सॉलिड फ्रैक्शन में बदल सकता है। ये जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस टिपिकली अकर टेम्परेचर एबव, ये जो प्रोसेस 450 डिग्री मतलब 430 डिग्री और 800 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर में ही काम करता है पायरोलाइसिस का प्रोसेस। ध्यान रखें, पायरोलाइसिस में दो चीज़ याद रखें, ये एंडोथर्मिक है बच्चे। एंडोथर्मिक को आप किस प्रकार से याद रख सकते हैं, तो हीट हमें देना पड़ता है तो एंडोथर्मिक, हीट रिलीज होता है तो एक्सोथर्मिक, और ऑक्सीजन के अब्सेंस में, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के अब्सेंस में, ठीक, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। देखिए स्लज बल्किंग, ये भी अपने आप एक टर्मिनोलॉजी है, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट से मैनेजमेंट से संबंधित। स्लज बल्किंग कैन बी कंट्रोल बाय, स्लज बल्किंग को हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्लोरीनेशन, किससे, क्लोरीनेशन। स्लज बल्किंग को हम क्लोरीनेशन से कंट्रोल कर सकते हैं, क्लोरीनेशन, ठीक, ये ध्यान रखें, डायरेक्ट है। स्लज बल्किंग क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। स्लज दैट एग्जिबिट पुअर सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड स्लज बल्किंग, मतलब ऐसा स्लज मतलब जब वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट किया जाता है, जो भी गंदा पानी को, अपशिष्ट वाटर को जो ट्रीटमेंट किया जाता है, तो कुछ जो वेस्ट होता है बच्चे वो पानी के ऊपर आ जाता है, झाग के रूप में ऊपर आ जाता है, ठीक। तो पुअर सेटलिंग, जो पूरी तरह, सेटलिंग मतलब होता है नीचे बैठना, जो मतलब वेस्ट नीचे बैठ जाता, पानी अपने आप ऊपर से निकल जाता साफ पानी, और साफ पानी को फिर से फिल्टर कर लेता। लेकिन जो स्लज होता है वो ऊपर आ जाता है, पानी के ऊपर आ जाता है, ऊपर आएगा तो समस्या हो जाएगा। जैसे पानी में अगर आप तेल मिलाएंगे, जो भी आपका सरसों तेल अगर पानी में डालते हैं बच्चे, तो सरसों तेल का डेंसिटी कम होता है, तो ऊपर में तैरने लगता है, ठीक। तो पानी के साथ समस्या हो जाएगा, उसको अलग कैसे करें। तो पानी का अगर हम साफ पानी निकालना है तो पानी ऊपर आता तो आराम से पानी निकाल लेते, लेकिन ऊपर में तो तेल आ गया है बच्चे, ऑयल आ गया है। तो उसी प्रकार से जो है स्लज है, स्लज एक प्रकार से समझ सकते हैं कि वेस्ट है जो पानी के ऊपर आ जाता है, वो नीचे नहीं बैठ पाता, नीचे बैठता तो हम पानी निकाल लेते, पानी निकालते, मेन काम है पानी को निकालना ताकि हम उसको ट्रीटमेंट कर सकें आसानी से। पानी यहाँ बैठ नहीं रहा है, सॉरी, पानी ऊपर आ नहीं रहा है, तो क्या करते हैं, स्लज को हटाने के लिए हम क्लोरीनेशन करते हैं। क्लोरीनेशन से क्या होता है, ये स्लज नीचे बैठ जाता है, ठीक, ऊपर से पानी निकल लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंगलोर एंड इंदौर प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग आर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए बेंगलोर इंदौर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इंदौर शहर जो है अभी भी इस साल भी शायद मतलब भारत का सबसे स्वच्छ शहर में इसका नाम आया है। तो इस स्वच्छ शहर में नाम आया तो बच्चे जरूर है कि वहाँ को ऐसा क्या चीज़ें हो रहा है, क्या मतलब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है जो वो सच मतलब सबसे टॉप पे आ रहा है, तो उसी चीज़ को सब अपनाएगा ताकि हम भी मतलब टॉप पे आएँ। तो इसका नाम बहुत हो रहा है अभी बेंगलोर और इंदौर शहर का, जो है इंदौर जो भी इंदौर मेथड यूज़ हो रहा है सॉलिड वेस्ट को मैनेजमेंट करने का, तो इसका बहुत सारा मतलब नाम हो रहा है। तो इसलिए इससे क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए। तो बताए थे कि इंदौर प्रोसेस में आपको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, बेंगलोर प्रोसेस ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। तो देखिए एक है एनएरोबिक प्रोसेस एंड दूसरा है एरोबिक प्रोसेस रेस्पेक्टिवली। मतलब बेंगलोर प्रोसेस क्या था, बेंगलोर प्रोसेस था आपका एनएरोबिक, बेंगलोर प्रोसेस था आपका एनएरोबिक, और जो इंदौर प्रोसेस था वो एरोबिक प्रोसेस था सॉलिड वेस्ट को मैनेजमेंट करने का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्पोजल ऑफ द स्क्रीन इज डन बाय, स्क्रीन का डिस्पोजल किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर कोई स्क्रीन भी सॉलिड वेस्ट है, ठीक, तो स्क्रीन का
डिस्पोजल करना है तो आप इंसिनरेशन करा दीजिए। स्क्रीन का डिस्पोजल करना है तो इंसिनरेशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जला दीजिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जला दीजिए। ये स्क्रीन को डिस्पोजल करने का तरीका है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ई वेस्ट है, ई वेस्ट समय इंसिनरेशन शब्द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय पायरोलाइसिस रेफर्स टू। सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट, जो भी सॉलिड वेस्ट है उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं पायरोलाइसिस के मेथड से, उसका क्या मतलब है। तो आपको पहले ही बताए थे पायरोलाइसिस मतलब हीट के मदद से तोड़ते हैं, हीट के मदद से तोड़ते हैं। लेकिन जो खास बात क्या है, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एयर टाइट चैम्बर में, बच्चे एयर टाइट चैम्बर याद रखें। हीटिंग इन अब्सेंस ऑफ एयर, देखिए 4 ऑप्शन है। ट्रीटिंग विथ केमिकल मतलब हीट करने से पहले केमिकल से जो आपको उसको ट्रीट करो, नहीं इसमें हीट ही नहीं करना है, गलत बात है। पायरोलाइसिस का मतलब होता है हीट करो। थर्ड है हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बिल्कुल गलत। इन अब्सेंस ऑफ एयर, फोर्थ ऑप्शन सही है, हीटिंग इन अब्सेंस ऑफ एयर। ध्यान रखें पायरोलाइसिस क्या है, हीटिंग इन अब्सेंस ऑफ एयर। ये टर्मिनोलॉजी जो है पायरोलाइसिस, इंसिनरेशन, पल्वेराइजेशन, स्लज वर्किंग, ये सब इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। इंदौर मेथड, बेंगलोर मेथड, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से जितना हो सके इसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करें। और भी हमारे पास आता है नॉलेज तो हम आपको जरूर शेयर करेंगे बच्चे, जैसे जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं और देख रहे हैं आपसे भी शेयर करेंगे। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेज प्रोड्यूस्ड इन लैंडफिल साइट आर। लैंडफिल साइट मतलब क्या, जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट है, मतलब जिसका डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता है, जैसे प्लास्टिक, जो सिंगल यूज प्लास्टिक हो या कोई ऐसा भी प्लास्टिक हो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वगैरह है, जिसका डिकम्पोजिशन सही से नहीं हो पाएगा, मतलब बहुत लंबा टाइम लगेगा, लाखों करोड़ों साल लग जाता है जिसके डिकम्पोजिशन में। तो उसको क्या करते हैं भाई, उससे क्या करते हैं, जो भी गड्ढा है, अगर कोई गड्ढा वाला क्षेत्र है तो उसको भर दो, उसका लैंडफिल कर दो। गुड़गांव की तरफ कभी जाइएगा तो देखिएगा कि वहाँ पर कचरों का ढेर है बच्चों, इतना सारा कचरा निकलता है, पूरे दिल्ली का कचरा, हरियाणा का कचरा, पूरे गुड़गांव में कचरों का ढेर है। ठीक, मतलब जो भी गड्ढा वाला क्षेत्र था उसको इतना ने भर दिया है कि वो पहाड़ हो गया है, कचरा सही पहाड़ हो गया, कचरों का पहाड़ है उधर। द मेजर कंस्टिट्यूएंट गैसेज, तो लैंडफिल साइट, अगर बहुत ज़्यादा कचरा वहाँ पर फेंक दिया है तो वहाँ से कौन सा जो गैसेज निकल सकता है, जो मेजर कौन कौन गैस निकलता है, तो वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। फॉर्मूला ध्यान रखें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, मीथेन का CH4। ठीक, CO2 एंड CH4। देखिए कंसेप्ट देख लेते हैं। सैनिटरी लैंडफिल इन्वॉल्व्स डंपिंग द सॉलिड वेस्ट इन लेयर एंड कंपैक्टिंग देम आफ्टर ईच लेयर, हैंस ट्रैक्टर कैन बी यूज्ड वेरी इफेक्टिवली फॉर दस पर्पज। मतलब कर रहा है वही सैनिटरी लैंडफिल, जो गड्ढे को भरते हैं तो एक लेयर के बाद दूसरे लेयर, दूसरे लेयर के बाद तीसरी लेयर, मतलब लेयर बाय लेयर उसको हम ढकते जाते हैं। इट इज़ सिंपल एंड इकोनॉमिकल, बहुत आसान है, और इकोनॉमिकल मतलब इसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि आप डिकम्पोजिशन तो कर नहीं रहे हैं, ऐसे जाके फेंक रहे हैं, जो है खाली स्थान उसको आप भर रहे हैं, इसमें गैस निकलेगा CO2 मीथेन। बट देर इज कंटिन्यूस इवोल्यूशन फॉल गैसेज, जो गंदा गैसेज इसमें से निकलते रहता है, उसका आसपास का एरिया बिल्कुल ही आपको मतलब गंधयुक्त एरिया लगेगा। हाँ, उसके आसपास का ज़मीन भी आपका मतलब क्या कहते हैं, उपजाऊ हो जाएगा, मतलब उसको उपजा, जो भी मतलब फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता पड़ेगी तब जाके आपको वहाँ पर बढ़िया फसल होगा। फसल नहीं हो सकता है बच्चे, वो बंजर ज़मीन हो जाएगा उसके आसपास का क्षेत्र। बीच में भी एक्सप्लोसिव इन नेचर, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेज प्रोड्यूस फ्रॉम लैंडफिल साइट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। It also causes in landfill which pollute. It also causes leachate in landfill which pollute the nearby groundwater, thereby immediate impacting the ecology in the area. देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, इट ऑल्सो कॉजेज द लीचेट इन लैंडफिल। लीचेट, ये भी टर्मिनोलॉजी बच्चे इंपॉर्टेंट है। लीचेट का मतलब होता है कि पानी निकलना, पानी निकलना, जैसे हम कह सकते हैं लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ निकलना, केमिकल निकलना। जैसे आपके घर में भी कोई सॉलिड वेस्ट हो, कोई वेस्ट हो, कोई भी सामान लाते हैं आप, उसके बाद अगर वो वेस्ट बन जाता है, चाहे वो डिकम्पोजिशन, जैसे सब्जी है मान लीजिए बच्चे, सब्जी का वेस्ट हो जाता है, कुछ दिन के बाद दिखेगा उसमें से लिक्विड निकलने लगता है। जो लिक्विड निकल रहा है वो क्या है, लीचेट है। लिक्विड निकलता है वो क्या है, लीचेट है। ठीक, तो वहाँ अगर लैंडफिल हो गया है, बहुत ज़्यादा लैंडफिल हो गया है, अगर कुछ न कुछ हल्का हल्का अगर डिकम्पोज हो रहा है तो वहाँ से लिक्विड निकलेगा, लीचेट इन लैंडफिल। अगर वो नियर बाय ग्राउंड, आसपास में अगर खेत समय वगैरह समय जाएगा तो उसको क्या होगा कि खेत जो है एकदम बिल्कुल बंजर हो जाएगा, खेत आपका बिल्कुल बंजर हो जाएगा, और आसपास के इकोलॉजी को बिल्कुल पॉल्यूट कर देगा, इम्पैक्ट करेगा, मतलब खतरा कर देगा उसको, मतलब भारी नुकसान करेगा आसपास के एरिया को। तो इकोलॉजी का इसमें नुकसान है लैंडफिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट यूटिलाइजेशन इन अचीव्ड बाय। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में
वेस्ट का हम सही से किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। वेस्ट यूटिलाइजेशन मतलब वेस्ट जो भी अवशिष्ट पदार्थ है, अवशिष्ट पदार्थ का हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत पहले सुने होंगे आप। जो भी वेस्ट है उसको मतलब ओवरकम करने के लिए, उसको कम करने के लिए थ्री आर शब्द का आप सुने होंगे बच्चे। ट्रिपल आर का क्या मतलब है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। या तो जो भी वेस्ट है आप तो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कम करें, रिड्यूस कर दिए। रीयूज, अगर है भी कोई चीज़ आ ही गया तो उसका अगर दोबारा यूज हो सकता है तो रीयूज कर ले। ऐसा नहीं कि उसको फेंक के नया ले आते हैं, आपके पास पैसा की कमी नहीं है तो आपको ये रीयूज करना चाहिए। कुछ ऐसा रीयूजेबल चीज़ होता है उसका रीयूज करना चाहिए, मतलब धो धा के। और थर्ड है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। अगर रिसाइकिल हो सकता है कुछ ऐसा चीज़, बहुत सारा ऐसा चीज़ जिसका रिसाइकिल किया जा सकता है तो उसका रिसाइकिल करना चाहिए। जैसे मान लेते हैं जो है तेल का बड़ा बड़ा कंटेनर है बच्चे, टीन जिसको कहते हैं, तेल का कंटेनर जो होता है। अगर आप तेल का कंटेनर लाते हैं, अगर ख़त्म हो जाने के बाद यदि उसको आप फेंक देते हैं बाहर में तो क्या होगा, वो बहुत दिनों के बाद डिकम्पोज होगा, जंग लगेगा उसमें तब जाकर डिकम्पोज होगा। लेकिन ये सब क्या है, ये ऐसा थिंग है, चीज़ है, वस्तु है जिसका रीयूज हो सकता है, रिसाइकिल हो सकता है। आप इसको मार्केट में जाके बेच दीजिए, बिकता भी है, आता है मार्केट लेने के लिए बहुत सारा। उसको आप बेच दीजिए, वो उसका क्या करेगा, रिसाइकिल कर देगा, रिसाइकिल करके कंपनी में भेज देगा। कंपनी या तो इसको रीयूज़ भी कर सकती है, इसी को बढ़िया से साफ उफ करके इसमें दोबारा तेल भेज सकती है या इसका रिसाइकिल कर लेगी वो। ठीक, तो वही है। तो हम इस प्रकार से उसका यूटिलाइज कर सकते हैं वेस्ट का। रिकवर, रिक्लेमेशन, रिप्रोड्यूस नहीं है, मतलब वेस्ट को दोबारा आप पैदा करें, ये गलत बात है। रिप्रोड्यूस जिस ऑप्शन में होगा वो गलत होगा बच्चे, रिप्रोड्यूस जिस ऑप्शन में होगा वो गलत होगा। हम दोबारा वेस्ट को पैदा नहीं करेंगे, हम कम करेंगे। तो रीयूज, रिक्लेमेशन एंड रिसाइकलिंग। रिड्यूस शब्द को ही यहाँ पर रिक्लेमेशन यूज़ किया हुआ है, रिड्यूस को ही रिक्लेमेशन, रिक्लेमेशन मतलब उसको सुधार करना, कम करना। ठीक, तो रीयूज, रिक्लेमेशन एंड रिसाइकलिंग, सेकेंड ऑप्शन सही है, रीयूज, रिक्लेमेशन एंड रिसाइकलिंग। ध्यान रखें जितना भी हम ऑब्जेक्टिव बताए हैं ये सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बच्चे, आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करें। और इसके बारे में अगर आपको कोई किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है अच्छे से, इंसिनरेशन, पायरोलाइसिस, लीचेट, आगे देखेंगे बेंटोनाइट, तो इन सब के बारे में नॉलेज इकट्ठा करें। नागपुर मेथड, बेंगलोर मेथड और इंदौर मेथड के बारे में जो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट का वो जो यूज करता है उसको आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, इन एक्सेसिंग द हीटिंग वैल्यू ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, सब सॉलिड वेस्ट से ही रिलेटेड है, इसमें हम सॉलिड वेस्ट को ही मतलब प्रायोरिटी दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लिक्विड वेस्ट को किस प्रकार से, उससे संबंधित जो भी एमसीक्यू है, क्योंकि एग्जाम तो एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, तो यही तो सबसे बड़ी मतलब इस एग्जाम की खास बात है कि यहाँ पर मेंस नहीं हो रहा है, इंटरव्यू नहीं हो रहा है, तो थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन वही है कि इसका मतलब कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है। कंटेंट अवेलेबल कहाँ है बच्चे, ये इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट का ये सारा चीज़ है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो भी हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़ते हैं, उनके लिए तो आसान हो जाएगा, लेकिन इधर वालों के लिए गड़बड़ हो जाएगा। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से संबंधित है ये सारा टॉपिक, इन्वायरमेंटल साइंस से ही है लेकिन इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट को बस उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव अगर तैयार कर लेते हैं तो काफ़ी है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, द प्रेफर्ड रेंज ऑफ कार्बन नाइट्रोजन रेशियो इन द वेस्ट इज, हीटिंग वैल्यू ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट, द प्रेफर्ड रेंज मतलब कार्बन नाइट्रोजन रेशियो का जो रेंज क्या होना चाहिए वो आपको बता रहा है। तो 36 से 50। ठीक, एक और क्वेश्चन देखे थे कार्बन नाइट्रोजन रेशियो का 20:1 था वहाँ पर, वो दूसरा क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, द डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल कन्वर्जन प्रोसेस इज गिवन बिलो, मतलब कोई केमिकल प्रोसेस आपको नीचे दिया हुआ है। फर्स्ट है लिक्विड तार एंड गैसेज स्ट्रीम कंटेनिंग H2, CH4, CO, CO2 are normally obtained. It is highly endothermic process, the conversion process in the following। करा ये सब लिक्विड तार गैसेज स्ट्रीम कंटेनिंग हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 ये सब ऑब्टेंड होता है। मतलब कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें ये सब चीज़ ऑब्टेंड होता है। ठीक, लिक्विड तार ऑब्टेंड होता है, गैसेज स्ट्रीम ऑब्टेंड, क्या लिक्विड तार तो ऑब्टेंड होता है, लिक्विड तार मतलब क्या, लिक्विड कोई सब्सटेंस है वो ऑब्टेंड होता है। और गैसेज स्ट्रीम में आपको ये सब गैस आपको मिलता है, हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और CO2 गैस। ठीक, और ये हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और एक हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो ये प्रोसेस कौन है, तो ये प्रोसेस है बच्चे पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस में हम आपको बताए थे कि एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, एयर टाइट चैम्बर में होता है। और ये भी चीज़ बताए थे कि जो प्रोडक्ट बनता है उसके बाद क्या क्या बनता है, सॉलिड भी बन सकता है, लिक्विड भी बन सकता है, गैस भी बन सकता है। ये तीनों चीज़ का हम नाम लिए थे। तो देखिए
तो सॉलिड लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड तार बनता है। गैसेस स्ट्रीम में आपको गैस क्या क्या निकल सकता है, हाइड्रोजन, मीथेन, CO2 और CO। हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन, पायरोलाइसिस से संबंधित क्वेश्चन बहुत आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है पायरोलाइसिस, इंसिनरेशन, हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इंजीनियर्ड फैसिलिटी फॉर द डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड। देखिए सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल मतलब सॉलिड वेस्ट से आप निपटारा पाना चाहते हैं, जो भी ठोस अवशिष्ट पदार्थ है उसके लिए इंजीनियर्ड फैसिलिटी मतलब इंजीनियरिंग का फैसिलिटी क्या है वो आपको बताना है। तो सैनिटरी लैंडफिल क्या है, सैनिटरी लैंडफिल। इंजीनियर्ड फैसिलिटी क्या है, तो सैनिटरी लैंडफिल। लैंडफिल उसे कर सकते हैं जो भी सॉलिड वेस्ट है, वो इंजीनियर्ड मतलब फैसिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रिफ्यूज इंक्लूड ड्राई एनिमल एंड वेजिटेबल रिफ्यूज। डैश रिफ्यूज मतलब कौन सा रिफ्यूज है जिसमें ड्राई एनिमल और वेजिटेबल रिफ्यूज होता है। तो ऑर्गेनिक सब जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है बच्चे, ये कहाँ से निकलता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर लिविंग और कोई भी लिविंग चीज़ था, कोई भी सजीव वस्तु था, अगर उसके डिकम्पोजिशन से वो डेड हो गया है तो वहाँ से ऑर्गेनिक वेस्ट ही निकलता है, चाहे वो आपका वेजिटेबल हो या एनिमल हो, ड्राई एनिमल हो। ऑर्गेनिक ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्रेशोल्ड ऑफ साउंड प्रेशर दैट ए नॉर्मली हेल्दी पर्सन कैन रिस्पॉन्ड टू ए। मतलब साउंड का प्रेशर, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बार सुने होंगे कि वो साउंड का कितना फ्रीक्वेंसी है जो ह्यूमन ईयर आसानी से उसको मतलब फील कर सकता है। तो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी तो आप सुने होंगे। तो कितने फ्रीक्वेंसी तक मानव जो कान है, ईयर है, वो आसानी से हियरिंग कर सकता है, सुन सकता है, कितने फ्रीक्वेंसी के साउंड तक, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज। ये एकदम नया साउंड है। प्रेशर के बारे में पूछ रहा है कि हमारा कान जो एक वो भी एक खास प्रेशर ही मतलब को बियर कर सकता है, थ्रेशोल्ड कर सकता है कितना प्रेशर तक। तो ये है आपको 0.0002 पास्कल, मतलब 2 इंटू 10⁻⁵, 2 इंटू 10⁻⁵ पास्कल। इतना पास्कल का प्रेशर, पास्कल किसका, प्रेशर का यूनिट है। इतना पास्कल प्रेशर का मतलब प्रेशर को हमारा जो है ईयर ड्रम है वो बियर कर सकता है, सहन कर सकता है। ओके बच्चों, तो सेकेंड ऑप्शन सही है, 2 इंटू 10⁻⁵ कहिए या 0.0002 पास्कल। देखिए, द पैरामीटर ऑफ द साउंड वेव विच जनरली यूज टू एक्सेसिव साउंड एक्सपोजर टू ह्यूमंस इन द साउंड प्रेशर लेवल एक्सप्रेस्ड इन माइक्रो पास्कल। म्यू का मतलब होता है माइक्रो पास्कल। ह्यूमन ईयर्स एडिबल साउंड प्रेशर लेवल्स रेंज फ्रॉम 20 माइक्रो पास्कल। जो 2 इंटू 10⁻⁵ लिखे हैं बच्चे, इसी को ऊपर से 10 है, नीचे से 10 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 20 माइक्रो पास्कल। तो 20 PA पेन थ्रेशोल्ड, that means hearing threshold of sound pressure that normally healthy person respond to वही 0.0002 पास्कल। ये प्रेशर है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए, द टू मेन गैसेज लाइब्रेटेड फ्रॉम एन एनएरोबिक स्लज। एनएरोबिक स्लज, कोई एनएरोबिक स्लज है मतलब इस प्रकार का वेस्ट है जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो वहाँ से कौन सा गैस निकलेगा। एनएरोबिक का मतलब जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, अगर वहाँ डिकम्पोजिशन हो रहा है तो वहाँ किस प्रकार का गैस निकलेगा बच्चे, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन वाला। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग लीचेट। लीचेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। लीचेट भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। देखिए, इट कैन बी डिस्चार्ज इन वाटर बॉडीज विदाउट एनी ट्रीटमेंट, मतलब इसको बिना किसी ट्रीटमेंट से। लीचेड हम बताए थे बच्चे कि कोई जो भी वेस्ट मटेरियल है उससे अगर लिक्विड के फॉर्म में कुछ निकल रहा है, केमिकल निकल रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीचेड कहते हैं। तो जो बड़े बड़े फैक्ट्री है वहाँ से भी कुछ ना कुछ जो वेस्ट मटेरियल है वहाँ से कुछ लीचेट निकलते रहता है, तो क्या उसको ऐसे ही आप वाटर बॉडीज में, नदी में ऐसे ही उसको जाने देंगे बिना उसका कोई ट्रीटमेंट किए हुए। केमिकल हो सकता है उसमें, तो ये गलत बात है, ये नहीं, इनकरेक्ट है। इट कैन यूज फॉर इरीगेशन इन पार्क, क्या पार्क में इससे आप इरीगेशन कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, इसमें केमिकल है, टॉक्सिक केमिकल हो सकता है, हेजार्डस केमिकल हो सकता है, तो ये खतरनाक है। इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, जो वेस्ट वाटर है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं।
इट इज़ जनरेटेड इन ए लैंडफिल। ये कहाँ जनरेट होता है? तो लैंडफिल ऑब्वियसली जहाँ पर आप कूड़ा कचरा को फेंकते हैं, जहाँ ढेर होता है, उसके नीचे से देखिएगा थोड़ा बहुत लिक्विड निकलते रहता है, तो यहीं से जनरेट होता है। इट इज़ जनरेटेड इन लैंडफिल, ये करेक्ट स्टेटमेंट है लीचेट से रिगार्डिंग। इट इज़ जनरेटेड इन लैंडफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड एज लैंडफिल सीलेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ गैस एंड लीचेट मूवमेंट। अगर इसमें से कौन सा मटेरियल का हम यूज़ कर सकते हैं? लैंडफिल सीलेंट। लैंडफिल सीलेंट मतलब, सीलेंट का मतलब होता है कोई अगर चीज़ रिसाव हो रहा है तो उसको भरने के लिए किस चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं? कंट्रोल ऑफ गैस एंड लीचेट मूवमेंट। अगर कहीं से लीचेट मूवमेंट हो रहा है और गैस का भी मतलब बाहर निकल रहा है तो उसको हम सीलेंट के लिए किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं? तो बेंटोनाइट। बेंटोनाइट एक पाउडर के रूप में होता है, इसका यूज हम लीचेट को कंट्रोल करने के लिए हम कर सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन था बच्चे, इससे रिलेटेड हम आपको एक हल्का फुल्का ओवरव्यू दिए हैं, आप देख लें। और इसमें जो भी टर्मिनोलॉजी, नया नया शब्द जो भी आया है, चाहे इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, बच्चे इंग्लिश में ही समझना आसान है, क्योंकि वेस्ट ठोस हिंदी में समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसका ऐसा ऐसा जो शब्द है ना, सुने भी नहीं होंगे बहुत सारे बच्चे, तो इंग्लिश में आसान हो सकता है। इंग्लिश हिंदी तो आप क्या कर सकते हैं, मीडियम है, समझना बड़ी चीज़ है कि समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, तो आपको कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद हम लिक्विड वेस्ट पर भी कुछ न कुछ वीडियो अपलोड करेंगे कुछ दिनों में। पहले खुद से हम अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक, और जितना भी क्वेश्चन बताएं सभी क्वेश्चन को आप अगर कॉपी में लिख लेते हैं, 1 से 2 बार रिविज़न करते हैं, तो हो सकता है आपको याद आ जाए, याद रहे। सबसे बड़ी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी था, पायरोलाइसिस था, इंसिनरेशन था, लीचेट था, बेंटोनाइट था, ये सब हम बताए हुए हैं। बेंगलोर मेथड, इंदौर मेथड, वेस्ट मैनेजमेंट किस प्रकार से होता है वो आपको देखना था। स्क्रीन का डिस्पोजल किस प्रकार से होता है, तो इंसिनरेशन। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है बच्चे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पूछ ले। एमसीक्यू है, एमसीक्यू का क्यों ही आएगा, तो जरूर है कि कुछ न कुछ पूछेगा। और एक फुल फॉर्म था सीपीसीबी का, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ध्यान रखें। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारे बच्चे चैनल देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बड़ी मतलब मेहनत लगता है बनाने में। हम आपको एक प्रकार से सपोर्ट ही कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आपके मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, तो आपको भी सपोर्ट तो थोड़ा बहुत करना चाहिए बच्चे। धन्यवाद दोस्तों, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।